हाय एवरीवन। पिछले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा था स्टील स्ट्रक्चर में बेसिक्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि बोल्ट फेल कैसे होता है, उसके फेलियर से स्टडी करेंगे एंड उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है जो हमको न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फेलियर ऑफ द बोल्ट्स, मतलब बोल्ट कैसे फेल होता है। तो बोल्ट के फेल होने के तीन तरीके हैं या तीन फेलियर्स जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है शेयर फेलियर, ये बहुत ही कॉमन फेलियर है। दूसरा है बेरिंग फेलियर और तीसरा है टेंशन फेलियर। इन तीनों में से जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड फेलियर है वो पहले दो है, शेयर एंड बेरिंग फेलियर। टेंशन फेलियर बहुत कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो फेलियर है उसका नाम है शेयर फेलियर। याद रखना, शेयर का मतलब होता है कट करना, मतलब कटना। आप देख सकते हो इस फिगर में, ये जो बोल्ट है ये एक पर्टिकुलर प्लेन से कटा है। यू कैन सी दिस प्लेन, यहाँ से बोल्ट क्या हो गया, कट गया। तो ऐसा फेलियर जिसमें आपका बोल्ट कटता है दैट इज कॉल्ड एज शेयर फेलियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसा आप एग्जाम में कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सच फेलियर में अक्कर व्हेन द फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्सीड्स द शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। मतलब सिस्टम में आने वाला शेयर फोर्स आपके शेयर कैपेसिटी, मतलब जो बोल्ट की जो एक्चुअल शेयर कैपेसिटी है वो कम पड़ गई, और जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, मतलब जो डिजाइन शेयर फोर्स है, वो ज्यादा हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सच फेलियर में अक्कर व्हेन द फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्सीड्स द शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, मतलब बोल्ट की कैपेसिटी कम पड़ गई। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, बोल्ट दो तरीके से फेल होता है। या तो बोल्ट फेल होगा सिंगल शेयर में, या तो फेल होगा डबल शेयर में। इसका फेलियर पैटर्न मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा सिंगल शेयर और डबल शेयर में क्या फर्क है। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। आपको फिगर, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को एक कंफर्म क्वेश्चन आता है कि शेयर फेलियर क्या होता है बोल्ट पे। तो इसमें अगर मैं बात करूं लैप जॉइंट की, तो ऐसे दो प्लेट है मान लो। पहला प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। उसके बीच में हमने ऐसा एक बोल्ट इंसर्ट किया है, ये अपना एक बोल्ट है। इस पे हमने लोड अप्लाई किया, पीयू। यहाँ पे भी है, अप्लाई किया पीयू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को खींचेंगे। वी आर ट्राइंग टू पुल दिस प्लेट। तो प्लेट को पुल करेंगे तो जो शेयर फोर्स आने वाला है वो बोल्ट के इस पर्टिकुलर प्लेन पे आने वाला है। तो आप देख सकते हो इसको फेल होने के लिए, यहाँ से कटने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंगल शीयर फेलियर प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल शेयर फेलियर प्लेन। तो कटने के बाद इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये अपना बोल्ट है। ये बोल्ट का आधा पोर्शन आ गया। ये जो लोड है पीयू, यहाँ से लेफ्ट जा रहा तो शेयर फोर्स राइट जाएगा। ये पीयू यहाँ पे राइट जा रहा तो इसका शेयर फोर्स लेफ्ट जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्लेन से आपका बोल्ट कट रहा है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर प्लेन। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल शेयर प्लेन। डबल शेयर प्लेन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लैप जॉइंट। ये लैप जॉइंट में आप देख सकते हो फेलियर। अगर आपको बट जॉइंट देखना है, बट जॉइंट का फेलियर, बट जॉइंट में दोनों प्लेट के एजेस एक में एक के पैरेलल रहते हैं। ऊपर से एक कवर प्लेट है, नीचे से एक कवर प्लेट है। बीच में हम लोग बोल्ट को इंसर्ट करेंगे। ये अपना बोल्ट है, इज द बोल्ट। ठीक है। हमने यहाँ पे लोड अप्लाई किया, पीयू पीयू। तो आपको यहाँ पर फेल होने के लिए बोल्ट को दो प्लेन मिल रहे हैं, एक दो। तो दिस इज कॉल्ड डबल शेयर फेलियर प्लेन। दिस इज कॉल्ड डबल शेयर प्लेन। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड डबल कवर बट जॉइंट। इसका नाम है डबल कवर बट जॉइंट। तो याद रखना, डबल कवर बट जॉइंट, इसमें दो शेयर फेलियर प्लेन मिलते हैं, मतलब बोल्ट को कटने के लिए दो प्लेन मिलने वाले। अब इस फिगर में देखो, जैसे बोल्ट एक ही प्लेन से कटा है तो दिस इज कॉल्ड सिंगल शेयर। डबल कवर बट जॉइंट में दो शेयर मिलते हैं, और लैप जॉइंट में सिंगल शेयर मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट शेयर फेलियर ऑफ द बोल्ट। ऐसा फेलियर कब देखने को मिलता है, जब आपका बोल्ट का शेयर कैपेसिटी कम पड़ गया हो एज कम्पेयर टू द फैक्टर शेयर फोर्स। ठीक है।
फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को। अब डिस्कस करते हैं फेलियर नंबर 2, दैट इज बेरिंग फेलियर ऑफ द बोल्ट। नाउ सी, बेरिंग का मतलब क्या होता है? बेरिंग मतलब आपका जो बोल्ट है ना वो वीक है। अब हम लोग दो चीज यूज करते हैं, प्लेट यूज करते हैं, बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो प्लेट की स्ट्रेंथ अच्छी है, बोल्ट की स्ट्रेंथ पुअर है, मतलब प्लेट अच्छी क्वालिटी का है, बोल्ट पुअर क्वालिटी का है, तब ऐसा फेलियर प्लेन देखने को मिलता है। तो सच फेलियर में अक्कर व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज हायर देन दैट ऑफ द बोल्ट। हेवीली स्ट्रेस्ड प्लेट प्रेस द शैंक ऑफ द बोल्ट, मतलब जो प्लेट का स्ट्रेस है ना वो अल्टीमेटली बोल्ट पे होता है ट्रांसफर, और उससे क्या होता है ना, आपका बोल्ट टूटना स्टार्ट होता है, उसका मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो बोल्ट में फेल अराउंड द हाफ सर्कमफरेंस एज शोन। अब मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ कि कैसा कटता है। जैसे मान लो अपने पास एक लैप जॉइंट है, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, बीच में अपने पास एक बोल्ट है, यहाँ पर हैव प्रोवाइडेड अ बोल्ट। यहाँ पे अपने लोड अप्लाई किया पी यू, यहाँ पे लोड अप्लाई किया पी यू। अब क्या हुआ, प्लेट की क्वालिटी अच्छी है, बोल्ट की क्वालिटी पुअर है। तो प्लेट अपना जब ट्रांसफर बोल्ट जब प्लेट अपना स्ट्रेस बोल्ट पे ट्रांसफर करती है, ये स्ट्रेस ऐसे ट्रांसफर होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो बोल्ट है ना वो सरकमफ्रेंस के एरिया से कटना स्टार्ट होता है, मतलब उसका मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो आपका जो बोल्ट है ना कुछ इस प्रकार से फेल होता है, इसका मटेरियल ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द बेरिंग फेलियर। इसका मतलब ये है कि आपका बोल्ट वीक क्वालिटी का है, दैट इज कॉल्ड एज बेरिंग फेलियर। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने, सच फेलियर अकर्स व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज लेस देन दैट ऑफ द प्लेट। प्लेट इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बोल्ट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। दूसरा पॉइंट, जो प्लेट का स्ट्रेस है वो क्या बोलते हैं, बोल्ट के शैंक पे ट्रांसफर होता है। फिर जो बोल्ट है ना वो आधे सरकमफरेंस के अराउंड फेल होता है, जो कि आपको इस फिगर से दिख सकता है। दिस इज कॉल्ड बेरिंग फेलियर। ये फिगर आपको ड्रॉ करना कंपलसरी है। ये फिगर मैंने कैसे ड्रॉ किया, एक बोल्ट दिखाना ऐसा, यहाँ से ऐसा मटेरियल डिस्टॉर्ट दिखाना ऐसा, इसका मतलब ये क्या है, बेरिंग फेलियर है। ठीक है, आखिरी है टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर प्रैक्टिकली दिखने को बहुत कम मिलता है, बिकॉज बोल्ट की टेंसाइल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना है ना, ये एक फिगर ड्रॉ करना, ये बोल्ट दिखाना, इसमें ऐसा लोड ऊपर दिखाना पी यू, पी यू, मतलब मैं बोल्ट को खींच रहा हूँ। जब बोल्ट को हम लोग खींचेंगे, अगर बोल्ट में ऐसा टेंसाइल फोर्स आया, फैक्टर्ड टेंसाइल लोड ऐसा आया कि वो टेंसाइल कैपेसिटी के ऊपर चले गया, तब टेंशन फेलियर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सच फेलियर में अक्कर व्हेन द फैक्टर्ड टेंसाइल लोड एक्सीड्स द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। तो ये क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को। 20 स्टूडेंट्स के लिए आप सिर्फ ये फेलियर्स के नाम याद रखो, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके जो फॉर्मूलेज है वो प्रॉपर्ली रीड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो IS 800 2007 में दिए हुए हैं, तो आइए वो डिस्कस करते हैं पहले। तो 20 स्टूडेंट्स के लिए याद रखना, आपको IS कोड अलाउड है, तो IS कोड का पेज नंबर निकालना 75। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर MSBT में इसके फॉर्मूले नहीं दिए रहेंगे, किसी किसी को फॉर्मूलेज मिलते हैं पेपर के पीछे, किसी किसी को नहीं मिलते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके फॉर्मूलेज याद रखो। तो पेज नंबर 75 निकालना IS कोड का, 20 स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला कॉपी करना है, क्लॉज नंबर 10.3.3 वाला। क्या लिखा है इसमें, shear कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। एक सेकंड, ये मैं स्टेट अपना इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आपको याद रखना है पेज नंबर 75, 20 स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला जो फेलियर हमने डिस्कस किया था दैट वाज shear फेलियर, एंड shear फेलियर में के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम shear स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 75 पे क्लॉज नंबर 10.3.3 shear कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, फॉर्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं VDSB। VDSB, VDSB का मतलब होता है डिजाइन shear कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, डिजाइन
shear capacity of the bolt। इसका फॉर्मूला क्या दिया है VDSB का? ये दिया है VNSB बाय गामा MB। आप यहाँ देख सकते हैं VNSB अपॉन गामा MB। और VNSB का भी फॉर्मूला नीचे में दिया हुआ है। VNSB का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? FU, वो FU नहीं है, FUB है। FU बाय √3 NNANB प्लस NS ASB, ये इसका फॉर्मूला। तो VNSB का फॉर्मूला क्या है? FUB है वो, ठीक है। वहाँ पे करेक्शन कर लेना, दिस इज FUB। अब मैं इसके एक एक टर्म्स को डिस्कस करूंगा कि हर एक का मतलब क्या होता है। तो VDSB का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। अब रहा VNSB, इसको बोलते हैं नॉमिनल शियर कैपेसिटी। नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। गामा एमबी इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, बी फॉर बोल्ट होता है, फॉर बोल्ट। अब याद रखना इसकी जो वैल्यू है ना IS कोड के पेज नंबर 30 पे दी हुई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 30 निकालना IS कोड का। ये मैंने हाईलाइट किया हूँ टेबल नंबर 5। मैं टेबल नंबर 5 भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं कि बोल्ट फ्रिक्शन टाइप या फिर बोल्ट बेरिंग टाइप गामा एमबी नाम लिखा है इसमें। तो शॉप रहे या फिर फील्ड रहे, इसमें आपको 1.25 का सेफ्टी फैक्टर पकड़ना है बोल्ट के लिए। बोल्ट के लिए हमेशा आपको 1.25 का सेफ्टी फैक्टर पकड़ना है, ठीक है। तो गामा एमबी इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल सिचुएशंस, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्या लिखा है? FUB। FUB का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस किसका? बोल्ट का। इट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट। अभी बोल्ट के ग्रेड्स कितने होते हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी लास्ट में। अभी हाल फिलहाल याद रखना कि FUB का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स में देख रहा हूँ अभी। जैसे मैंने पहला इंपॉर्टेंट टर्म है ASB। इसके इसका जो डेफिनेशन है मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। ASB का मतलब होता है टैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। टैंक एरिया ऑफ द बोल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? π/4 d का स्क्वायर। मैंने अब एक फिगर दिया हूँ, आप देख सकते हो ये एक बोल्ट है। ये बोल्ट में आप शैंक पता कर सकते हैं। शैंक मतलब ये जो इसका प्लेन हिस्सा है, ये प्लेन हिस्से को हम लोग शैंक बोलते हैं। तो शैंक क्या होता है ना, पूरा प्लेन होता है। इसकी एरिया π/4 d² लेते हैं हम लोग। फिर ये जो पोर्शन है ये वाला, जिसमें कुछ थ्रेडिंग्स आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं थ्रेड पोर्शन। वी कॉल इट थ्रेड पोर्शन। ये इसका नट है, दिस इज द नट। ये इसका बोल्ट का हेड है, दिस इज द बोल्ट हेड। एंड ये इसका वाइसर है, ठीक है। तो बोल्ट में शैंक और थ्रेड ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो शैंक का एरिया π/4 d²। अब नेक्स्ट है ANB, मतलब नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, ये एरिया शैंक के एरिया से कम होता है। इसको हम लगभग पकड़ते हैं 0.78 π/4 d²। मतलब शैंक का 78% आपका नेट एरिया ऑफ द बोल्ट होता है। नेक्स्ट है NN और NS। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग शैंक। नंबर ऑफ प्लेन्स इंटरसेप्टिंग शैंक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट मतलब थ्रेड का एरिया होता है, याद रखना। दिस इज द थ्रेड एरिया। NS होता है नंबर ऑफ प्लेन्स इंटरसेप्टिंग शैंक। NN होता है नंबर ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग शैंक, इंटरसेप्टिंग थ्रेड। नंबर ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग थ्रेड, ठीक है। अब ये जो दो स्टेटमेंट है ना NS NN, इनका मतलब क्या होता है यहाँ देख लो। कि NS अगर मैं बोलूँ ना, NS मतलब नंबर ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग शैंक। NN बोला तो नंबर ऑफ प्लेन्स इंटरसेप्टिंग थ्रेड। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो बोल्ट है ना, अगर मैं NS बोलूँ तो वो मान लो शैंक से कटेगा, और अगर मैं थ्रेड बोलूँ तो आप थ्रेड से कटेगा। मतलब बोल्ट को कटने के लिए कौन से दो प्लेन मिल रहे हैं? या तो शैंक का मिलेगा या तो
थ्रेड का मिलेगा। तो NS कब यूज करना, जब शैंक कट रहा, NN कब यूज करना, जब थ्रेड कट रहा। पर अपना जो IS कोड है ना, वो ऐसा बोलता है कि हमेशा दोनों प्लेन यानी हमेशा थ्रेड ही कटेगा। मतलब ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हारा सिंगल शेयर है, सिंगल शेयर प्लेन है। सिंगल शेयर मतलब क्या होता है, बोल्ट को कटने के लिए एक ही प्लेन मिल रहा है, मतलब NN प्लस NS मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब सिंगल शेयर प्लेन मिल रहा है तब NN प्लस NS है 1। याद रखना कोड बोलता है कि हमेशा शैंक नहीं कटेगा, हमेशा थ्रेड कटेगा। तो NN की वैल्यू रहेंगी 1, NS विल बी 0। ये आपको हमेशा याद रखना है। वी ऑलवेज अज्यूम दैट थ्रेड विल कट, शैंक विल नॉट कट, इसलिए शैंक को 0 दिया, थ्रेड को 1 दिया। ऐसा कोड में कहीं लिखा नहीं है, पर एक जनरल प्रैक्टिस है कि थ्रेड कटेगा, शैंक नहीं कटेगा। सिमिलरली अगर मैं डबल शेयर की बात करूं, और डबल शेयर NN प्लस NS मिला का कितना होता है, ये होता है 2। अब आपको दो प्लेन मिल रहा है, तो IS कोड ने भी ऐसा पकड़ा है कि NN की वैल्यू 2 पकड़ो, NS को 0 पकड़ो। मतलब दोनों प्लेन कटेंगे तो थ्रेड के कटेंगे, NS शैंक का प्लेन नहीं कटेगा। ऐसा अपना असम्पशन है कोड के हिसाब से, ठीक है। तो सिंगल शेयर में भी आपको NN को 1 लेना है, डबल शेयर में आपको NN को 2 लेना है। न्यूमेरिकल में याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PE स्टूडेंट्स हो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि सिंगल शेयर में फॉर्मूला क्या बनता है। तो फॉर सिंगल शेयर, अगर हम सिंगल शेयर की बात करें, NN तो 1 हो गया, NS हो गया 0। तो बोलो VDSB का फॉर्मूला, VDSB क्या था, VNSB बाय गामा MB। और VNSB का फॉर्मूला क्या था, FUB बाय √3 NN ANB प्लस NS ASB। गामा MB को मैं यहाँ लिखा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा VDSB चाहिए ना, आई वॉन्ट VDSB। तो सिंगल शेयर में NN 1 होता है, तो मैं पुट कर रहा हूँ VDSB का फॉर्मूले में FUB अपॉन √3 गामा MB लिखा। NN की वैल्यू 1 रहेंगी, ANB की वैल्यू 0.78 π/4 d का स्क्वायर रहेंगी। NS की वैल्यू 0 होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे NS कितना 0 है, तो उसको लिख के मतलब नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सिंगल शेयर का, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। दिस इज फॉर सिंगल शेयर। सिमिलरली फॉर डबल शेयर क्या रहेगा, डबल शेयर में NN की वैल्यू 2 है, NS की वैल्यू 0 है। तो VDSB का फॉर्मूला विल बी FUB बाय √3 गामा MB। 2 रहेगा यहाँ पे NN की वैल्यू, और ANB कितना है 0.78 π/4 d का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द VDSB फॉर डबल शेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द VDSB फॉर डबल शेयर। तो आप देख सकते हो डबल शेयर में आपको डबल कैपेसिटी मिलती है, सिंगल शेयर में आपको सिंगल कैपेसिटी मिलती है। मतलब डबल शेयर की कैपेसिटी डबल होती है किसकी, सिंगल शेयर की, ऐसे याद रखना। VDSB फॉर डबल शेयर इज 2 टाइम्स VDSB फॉर सिंगल शेयर। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नोट लिख लेता हूँ, मैं नोट यहाँ लिखता हूँ। VDSB इसका डबल शेयर का इज 2 टाइम्स VDSB फॉर सिंगल शेयर। ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के टाइम पे। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एंड BE स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगल, ठीक है। पुट ऑल द बॉक्स में। चलो ये आपका फॉर्मूला पूरा क्लियर है। पहला फॉर्मूला था शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट का, VDSB बराबर VNSB बाय गामा MB। न्यूमेरिकल में मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा, FUB बाय √3 गामा MB NN ANB प्लस NS ASB। सिंगल शेयर का फॉर्मूला, डबल शेयर का फॉर्मूला आपको मिल गया। अब आ जाओ सेकंड फॉर्मूला पे, जिसका नाम है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट का फॉर्मूला। ये आपको कोड के पेज नंबर किस पे मिलेगा, पेज नंबर 75 पे आ जाओ। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आजकल फॉर्मुलेस नहीं मिल रहे, मतलब पेपर के पीछे फॉर्मुलेस नहीं देते वो लोग। पहले आपको मिलते रहे फॉर्मुलेस, अभी नहीं मिलते MSBT स्टूडेंट्स को। तो पेज नंबर 75 निकालना,
तो ये आपका बी सॉरी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर देता हूँ। ये बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आपका। आइए डिस्कस करते हैं इसको। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वीडीपीबी। वीडीपीबी मतलब बियरिंग डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ये होता है वीएनपीबी बाय गामा एमबी। अभी वीएनपीबी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ दिया हुआ है 2.5 केबी डी बाय दिस इज 2.5 केबी डी एफ यू बाय एफ यू। तो वीएनपीबी का फॉर्मूला है 2.5 केबी डी एफ यू अपॉन ये है गामा एमबी। आप ध्यान देना इसमें जो केबी है ना, केबी एक कांस्टेंट फैक्टर है। ये इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है नीचे में। दिस इज द फॉर्मूला। केबी इज स्मॉलर ऑफ, तो केबी इज स्मॉलर ऑफ, नंबर वन आएगा ई बाय थ्री डी नॉट, नंबर टू आएगा पी बाय थ्री डी नॉट माइनस 0.25, तीसरा आएगा एफ यू बी बाय एफ यू। एफ यू बी और एफ यू में क्या फर्क है बताता हूँ आपको। और लास्ट है वन। आपको सब चारों में से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस, चलो अब यहाँ पर ये आ गया वीडीपीबी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वीडीपीबी का ये फॉर्मूला आ गया। इसमें डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये आपको मालूम है। डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ बोल्ट। डी नॉट का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। ई का मतलब होता है एज डिस्टेंस, ई का मतलब होता है एज डिस्टेंस। पी का मतलब होता है पिच, पिच ऑफ द बोल्ट। एफ यू का मतलब ध्यान रखना, एफ यू मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द प्लेट। इसकी वैल्यू यूजुअली ऑलमोस्ट हर बार 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेस 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वैल्यू याद रखना। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो यही अज्यूम करना। ये भी कहाँ मिलता है मैं आपको आईएस कोड में दिखाता हूँ 20 स्टूडेंट्स को। और इसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है ना प्लेट का, प्लेट का यील्ड स्ट्रेस होता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एफ यू बी का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, उसके भी मैं ग्रेड आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये आ गया इसका। टी फॉर थिकनेस, अभी टी का मतलब होता है थिकनेस किसका, थिनर प्लेट का। टी स्टैंड फॉर थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, मतलब जो छोटी प्लेट है, पतली प्लेट है, उसका थिकनेस हम लोग लिखेंगे टी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ये आपको इतना सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। अब एक लास्ट टर्म देख लो, बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वन बोल्ट। ये भी आपको डेफिनेशन पूछता है पॉली स्टूडेंट्स को, बी स्टूडेंट्स को पूछता नहीं है, बट ये निकालना पड़ता है आपको। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, मतलब एक बोल्ट का स्ट्रेंथ कैपेसिटी कितना है, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट वैल्यू। याद रखना इट इज टेकन एज, इट इज मिनिमम ऑफ, जो है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ जो हमने पहले वीडीएसबी निकाला उसका, या तो फिर वीडीपीबी का। दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू रहेंगी ना हम उसको चूज करेंगे। तो बोल्ट की दो कैपेसिटी निकाली हमने, एक शेयर कैपेसिटी और एक बेरिंग कैपेसिटी। इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा हम लोग वो चूज करेंगे। अब आपका एक डाउट रहेगा कि सर हमने टेंसाइल कैपेसिटी क्यों नहीं निकाली। मैंने आपको पहले बताया कि टेंसाइल कैपेसिटी, टेंसाइल जो फेलियर होता है ना वो प्रैक्टिकली कम देखने को मिलता है। इसीलिए बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन दोनों फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म देख लो इसमें, चौथा। हम लोग न्यूमेरिकल में निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स, नंबर ऑफ बोल्ट्स। मान लो आपके प्लेट में 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और एक बोल्ट का स्ट्रेंथ है 25 का, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने लगेंगे, कैसे निकालेंगे। 100 का लोड आ रहा है,
और एक का स्ट्रेंथ है 25, तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सेम आपको अप्रोच लगानी है कि नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए क्या निकालना, पहले फैक्टर लोड निकाल लेना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बोल्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना, मतलब एक बोल्ट की स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड कर देना, तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, एक लास्ट चीज इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको आईएस कोड में प्लेट का और बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेस दिखा देता हूँ, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या यूज करना है। तो बी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड पॉली स्टूडेंट्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आईएस कोड का पेज नंबर 14 निकालना, पेज नंबर 14। यस, पेज नंबर 14 ये है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 में क्या लिखा है, टेबल नंबर 1। इसमें हम लोगों ने प्लेट के स्ट्रेसेस वर्कआउट किए हैं, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, जैसे मान लो E165 का एक ग्रेड है प्लेट का, E165 और Fe290। यहाँ पे 165 का मतलब है उसका यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेस, और 290 उसका अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेट की ग्रेड्स यूज करने वाले हैं ना, वो ये यूज करने वाले हैं, E250 Fe410WA, E250 410WB, E250 410WC। न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट यही ग्रेड के स्टील आपको पूछता है और आपको वही यूज करना पड़ता है। जैसे E250 बोला तो हमेशा हम लोग यील्ड स्ट्रेस 250 यूज करेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना यहाँ दिया ना, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया 410, कोई भी ग्रेड है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस 410 ही है। ठीक है, अगर मान लो E300 है और Fe440 है तो उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है, 300 है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 440 है। तो आपको प्लेट का ग्रेड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 410 ही अजूम करना, दिया है कि Fe250 है, 410A है, तो बी स्टूडेंट्स इस टेबल को रेफर करना, पेज नंबर 14 पे दिया है टेबल नंबर 1, और इस चार्ट को रेफर करके आप आपका यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस वर्कआउट कर सकते हो। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एफ यू निकालने के लिए कैलकुलेट एफ यू, रेफर रेफर IS 800 2007, पेज नंबर 14, टेबल नंबर 1। दिस इज फॉर बी स्टूडेंट्स। पॉली स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली एफ यू का वैल्यू 410 याद रखो, एफ वाई का वैल्यू बाई डिफॉल्ट 250 याद रखो। ठीक है, एफ यू मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस, एफ वाई मतलब यील्ड स्ट्रेस होता है बेटा, एफ वाई का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस 250, एफ यू 410। अब आखिरी बात रही बोल्ट के ग्रेड्स। बोल्ट के ग्रेड आपको पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं, इसकी मैं आपको एक लिस्ट प्रॉपर्ली बना के देता हूँ। जैसे मान लो ये है वो इंडियन स्टैंडर्ड 1367, ये आपको बोल्ट के ग्रेड्स दिए हुए 3.6 4.6, ये सब आपको ग्रेड दिए बोल्ट के। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट निकालने का। यस, ये आपका टेबल है, अलग अलग बोल्ट के ग्रेड होते हैं, जैसे ग्रेड 3.6 होता है, ग्रेड 4.6 होता है, ग्रेड 4.8 होता है। न्यूमेरिकल में यूज होने वाला जो ग्रेड है ना, वो है 4.8 ग्रेड। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका ग्रेड है 3.6, ग्रेड 3.6 है, तो ग्रेड 3.6 का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है ये आपको दिया है यहाँ पर, ये जो वाला लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला कितना लिखा है, 330। तो मैं यहाँ पे आपको आईएस कोड में दिखा देता हूँ, ये है अल्टीमेट स्ट्रेस का टेबल, ये है यील्ड स्ट्रेस का टेबल। 3.6 का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो है 330 का, 4.6 का जो अल्टीमेट स्ट्रेस का टेबल है वो है 400 का, 4.8 बोला तो 420 है, 5.6 का 500 है, 5.8 का 520 है। ठीक है, 6.8 का 600 है। अब जैसे ये ग्रेड 8.8 है, जब डायमीटर 16 से कम है तब उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, 800 है, और अगर डायमीटर 16 से ज़्यादा है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस 830 है। तो
बी स्टूडेंट्स के लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए याद रखना, ग्रेड 4.8 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ग्रेड 4.8 का मतलब क्या होता है, मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है। और ग्रेड 8.8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4.8 का अल्टीमेट स्ट्रेस याद रखना 400, 8.8 का अल्टीमेट स्ट्रेस याद रखना 800। कैसे आता है पॉलीटेक्निक स्टूडेंट को मैं प्रूफ करके दूंगा उनकी वीडियोस में, ठीक है। चलो, तो दिस वाज द ग्रेड ऑफ बोल्ट। तो याद रखना जितने भी बोल्ट के ग्रेड है 3.6 से लेकर 6.8 ये ऑर्डिनरी बोल्ट्स है, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बोल्ट। एंड जो उसके नीचे के बोल्ट है ये वाले 8.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, ये सब के सब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है। दीज आर हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल में ध्यान से पढ़ना कि कौन सा ग्रेड ऑफ बोल्ट दिया है। 4.6 बोला तो अल्टीमेट स्ट्रेस 400 लेना, यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। जैसे ग्रेड 4.6 बोला, ग्रेड 4.6 का बोल्ट बोला तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, वो है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड 8.8 बोला, डायमीटर अगर 16 से कम है तो उसका ग्रेड है 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर का अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। बस इतनी दो वैल्यू याद रखना, आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक डिस्कस कर लिया पार्ट 2 वाले वीडियो में बोल्ट का। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।